हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में अपन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज का पार्ट 10 है। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अभी तक अपन काफी कुछ देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो एक बार जाकर जरूर देख ले। फंडामेंटल ड्यूटीज वैसे तो छोटा सा ही टॉपिक है, पर काफी सारी जगहों पे ये मिस हो जाता है पढ़ने में पढ़ाने में। अपन एक भी चीज मिस नहीं कर रहे। यूपीएससी से रिलेटेड जितना पढ़ा रहे हैं अच्छे से क्वालिटी वाला पढ़ा रहे हैं, तो अपन इसको भी अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कुछ सवाल आ जाते हैं इससे रिलेटेड और मेंस में भी आए हैं। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या हैं? क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके के मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। किनके मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं? गवर्नमेंट के? नहीं, ये गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस नहीं है, सिटीजन्स के हैं। क्या ये एनफोर्सेबल है? नहीं, ना ये एनफोर्सेबल है ना ही ये लीगल है। ये बस एक मॉरल ऑब्लिगेशंस है, एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए है, देश एक अच्छी जगह बने रहने के लिए, सिटीजन्स की भी देश के प्रति जिम्मेदारी हो, देशभक्ति की भावना बढ़े, इसलिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म एंड अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये सब सिटीजन्स के लिए हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए नहीं है, मैच्योर लोगों के लिए नहीं है, यानी अडल्ट के लिए नहीं है, ये सबके लिए हैं। ठीक है, कैसे भी सवाल पूछ सकता है क्या ये बच्चों पे भी है? हाँ, बच्चों पे भी लागू है। क्यों? क्योंकि ये मॉरल ऑब्लिगेशन ही है। डिसेबल पे भी है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इन सबके लिए है। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अपन देख रहे हैं ना, ये आते हैं, देखो अपन ये आते हैं आर्टिकल 51 ए में। कैपिटल लेटर ए आया है ना आर्टिकल के आगे, यानी ये अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, तो इससे अपने को पता चलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट से आई हैं। कौन से अमेंडमेंट से आई हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाले अमेंडमेंट से आई हैं, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लिस्टेड है आर्टिकल 51 ए में। आर्टिकल 51 तक तो डीपीएसपी आता है कि हमें इंटरनेशनल प्रमोट करना चाहिए, सरकार को ऐसे ऐसे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को प्रमोट करना चाहिए, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 51 ए ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, ओरिजिनली जब इन्हें ऐड करा गया जब ये 10 थी, पर 86th अमेंडमेंट 2002 के बाद 11th ड्यूटी ऐड कर दी गई थी कंसर्निंग द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 14। ओरिजिनली देखो 10 थी फंडामेंटल ड्यूटीज, 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करी गई थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14। देखो, डायरेक्टली ये सवाल भी आ सकता है कि 11th कौन सी जोड़ी गई थी? तो 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड 11th ड्यूटी है। ये भी सवाल आ सकता है कब जोड़ी गई थी? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर ये ड्यूटीज कैसे जोड़ी गई थी? ये एक कमिटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमिटी ने रिकमेंड करा था इन ड्यूटीज को कि ये ऐड करनी चाहिए। ये इंस्पायर्ड कहां से हैं? सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, देखो मेजरली तो यही पेज इंपॉर्टेंट है, तो इसके नोट्स जरूर बनाना। कौन से अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी, कौन से अमेंडमेंट से 11th ड्यूटी ऐड करी गई थी, आर्टिकल नंबर कौन सा है, कमिटी कौन सी है, इंस्पायर्ड कहां से है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज याद रखें। The idea of having fundamental duties was inspired from the constitution of USSR, सोवियत यूनियन या रशिया। देखो, ऑप्शन कोई भी आ सकता है, बात एक ही है। देखो, अपन ने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, यानी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रही है गवर्नमेंट तो हम कोर्ट जा सकते हैं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐसा ही है कि हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट हम पे कुछ केस कर सकती है? नहीं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ये मॉरल ऑब्लिगेशंस ही हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर था। देखो, अपन सरकार की ड्यूटीज करने, सरकार अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए ही बाध्य नहीं है, तो सिटीजन क्यों होंगे? ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन घूम कर आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जब गवर्नमेंट ही डीपीएसपी अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए, मतलब वो नहीं है, बाध्य नहीं है, तो सिटीजन्स क्यों होंगे? ऐसे आप समझो बात को। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड पार्ट 4A। देखो पार्ट 4 में डीपीएसपी आता है आर्टिकल 51 तक, ये आर्टिकल 51A है। तो ये पार्ट कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटीज का? पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है पार्ट 4A। ठीक है। 42nd Amendment Act 1976 added Part 4A to the Constitution, which contains the fundamental duties. Added 10 duties to remind citizens of their responsibilities to the nation and promote a spirit of patriotism and unity. ठीक है, मेंस की आंसर यहीं से रेडी हो रहा है अपना। फिर आता है 86th Amendment Act added the 11th fundamental duty. This duty states that it is the responsibility of every parent or guardian to provide opportunities for education to their child between the ages of 6 and 14. जो बात बोली थी फॉर्मल में लिख लेना, ठीक है, समझ लेना आराम से। देखो इनिशियली तो 10 ड्यूटीज थी पर अब 11 हैं। आइडिया आया था रशिया से, कमिटी बनी थी स्वर्ण सिंह कमिटी। ये मैं वापस इसलिए करा रहा हूँ जिससे अभी तक अपन ने जो पढ़ा है 5-6 मिनट में उसका रिवीजन भी हो जाए। यही पढ़ेंगे, यही याद करेंगे, यही रिवाइज करेंगे और यहीं से पेपर निकालेंगे। कमेटी कौन सी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। फिर कौन से अमेंडमेंट से 11th ड्यूटी ऐड करी गई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ठीक है जी। अब बात आती है क्या ये अमेंडेबल है? हाँ ये अमेंडेबल है। कौन अमेंड कर सकता है? पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर सकता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं, तो इसे भी अमेंड कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कैसे अमेंड कर सकते हैं? पार्लियामेंट अपनी आर्टिकल 368 के तहत जो पावर्स हैं उसके तहत पार्लियामेंट इन्हें अमेंड कर सकता है व्हाइल मेंटेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यस दे आर अमेंडेबल। Parliament can amend these duties using powers under Article 368 while maintaining the basic structure of the Constitution. ये नॉन जस्टिसेबल है, अपन ने पढ़ा था। Are non-justiciable. Neither citizens nor government can go to court to implement these duties. ठीक है। Nor there is any fine. देखो अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी फुलफिल नहीं कर रहे तो आपको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगा, आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी। ठीक है, ये वही मॉरल एथिकल गाइडलाइंस है सिटीजन्स के लिए, ये एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कहीं पूछ ले तो जुडिशियल नेचर का है कि फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसेबल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है। ये स्लाइड ही लिख देना शॉर्ट, मतलब अपनी कॉपी में, तो वही आपके नोट्स हो जाएंगे। यहीं से सवाल आते हैं इसी स्लाइड से, देखो ठीक है। दो तरह के सवाल आएंगे, एक तो इस स्लाइड पे जो है, जो पूरी स्लाइड है, या तो इसमें से सवाल आएगा प्रीलिम्स में, या फिर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। जो 11 की अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें चार्ट, तो अगर मतलब कौन सी है इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी है, इनमें से कौन सी नहीं है, या तो ये सवाल आएगा या इस स्लाइड से सवाल आएगा, और कोई सवाल आ ही नहीं सकता क्योंकि अपन ने सब पढ़ लिया। देख लो फंडामेंटल ड्यूटीज, मेरे नोट्स में से यही है। फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, पहली है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। देखो अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको फॉलो करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। साथ ही साथ आपको देश की जो सिंबल्स हैं जैसे अशोक स्तंभ है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, देश के झंडे की रिस्पेक्ट करनी है, तिरंगे की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। जो भी देश की चीजें हैं ना, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहना है। पहली ड्यूटी ये कहती है। दूसरी ड्यूटी है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि जो आइडियाज थे, जो देशभक्ति के आइडियाज थे, जो अपने फ्रीडम फाइटर्स ने माने, मतलब भारत माँ की रिस्पेक्ट करना, भारत माँ को स्वतंत्र कराना, ये सारी थी ना आइडियोलॉजीज, यही थे ना उनके नोबल आइडियल्स कि भारत को महान बनाएंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें चाहिए आजादी, इनकलाब जिंदाबाद। तो इन सब आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट करना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखो अपनी सोवरेनिटी, आपसी भाईचारा, यूनिटी बनाकर रखनी है, इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, ये सब प्रियम्बल में भी अपन ने पढ़ा था। तो हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें किसी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे देश में माहौल बिगड़े, ये सब बताती है फंडामेंटल ड्यूटीज। डिफेंड द कंट्री
एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखो हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, हमें नेशनल सर्विस करनी है जब भी हमें बुलाया जाए। जैसे हमारा पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए, ऑपरेशन सिंदूर है, अगर युद्ध बहुत बढ़ जाता तो हमें आमजन की भी सेवा लेनी पड़ती सरकार को, तो हम मना नहीं करें, हम खुद से जाके सर्विस करें। आपने देखा होगा बॉर्डर के आसपास के गांव वालों ने बहुत सर्विस करी थी, आर्मी को सपोर्ट करा था। तो वही रेंडर नेशनल सर्विस, डिफेंड द कंट्री, ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हमें आपसी भाईचारा निभा कर रखना है, सब मतलब प्यार से रहना है हमें इस देश में। amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional और sectional diversities, मतलब हमें सारे डाइवर्सिटीज की रिस्पेक्ट करनी है, हमें रिलीजन लैंग्वेज के आधार पे, रीजनलिज्म के आधार पे लड़ना नहीं है। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है, वुमेन की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, हमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जिससे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या रीजनल सेक्शन जो है डाइवर्सिटीज है उसे हार्म पहुंचे या डिग्निटी ऑफ वुमेन को हार्म पहुंचे। आप ये जो मेंस का आंसर लिखेंगे ना, तो इसमें आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कोट कर कर आएंगे, आपका आंसर बनेगा स्ट्रॉन्ग, इसलिए पढ़ रहे हैं अच्छे से। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, हमारा जो प्रिजर्व भी करना है, हमारा जो रिच हेरिटेज है, इतना अच्छा कल्चर है, 5,000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, हमें उसकी प्रिजर्व करना है, रिस्पेक्ट करनी है, वैल्यू करनी है अपने कल्चर की। सेवेंथ है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, हमें कंपैशन रखना है लिविंग क्रिएचर्स पे। अपन जैसे पेटा वाले बोलते हैं ना कि जैसे हमें जुल्म नहीं करने जानवरों पे, लिविंग क्रिएचर्स को परेशान नहीं करना, हर क्रिएचर में लाइफ है, यही तो हमारा सभ्यता है, यही तो हमारी भारत का कल्चर है, ठीक है। ना ही हमें फॉरेस्ट, लेक्स या रिवर्स को खराब करना है, उल्टा हमें प्रोटेक्ट करना है और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, ये कहती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, देखो जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही हैं, गलत चीजें चल रही हैं, आप कहीं भी देखें, अपने वर्क कल्चर में देखें, स्कूल में देखें, रिलीजन में देखें, अपने कल्चर में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, आपको उनमें रिफॉर्म लाना है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कि ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है तो आपको हर चीज में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है, एक जागरूक नागरिक की तरह रहना है आपको। आपको डेवलप करना है अपना साइंटिफिक टेम्पर, मतलब जो है वो साइंस है, कि हम मतलब कोई भी चीज, चाहे खाने पीने से लेके हर चीज में देखना है, जो भी हम पैकेट ले उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स है हमें वो देखने हैं कि ये सही है या नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। मतलब हमें सेंसिबल बातें करनी है, इंटेलेक्ट डेवलप करना है हमें, सेफ गार्ड करनी है हमें पब्लिक प्रॉपर्टी, कि कोई दंगा हो गया तो बस क्यों चला रहे हो, देश की तो बस है, सबकी बस है, वो जलनी नहीं चाहिए। एब्जॉर वायलेंस, आपको मारामारी नहीं करनी है, आपसी भाईचारा बनाए रखना है। फिर है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, आपको आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसमें बेस्ट होना है, तभी तो देश का मान सम्मान बढ़ेगा विश्व में। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइसेस टू हायर लेवल्स एंड एंडेवर एंड अचीवमेंट्स, देश को हर लेवल में हमें आगे बढ़ाना है, नाच गाना खेल कूद कोई भी हो, सिर्फ देश की सेवा सरकार में आकर आईज बनकर ही नहीं होगी, हर लेवल पे हमें बनना है। हम स्टूडेंट है तो दुनिया को पता चलना चाहिए हम विश्व के सबसे अच्छे स्टूडेंट है, हमें सबसे ज्यादा डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, हर चीज में हमें हमें सिविक सेंस इंप्रूव करना है, हमें हर चीज मेंटेन रखनी है, जो भी काम कर रहे हैं हमें उसे बेस्ट करना है। मैं अपना फुल एफर्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फुल एफर्ट से पढ़े, यही हमारा धर्म है। फिर आपको प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड करी गई थी 11th ड्यूटी। अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करनी है आपको चाइल्ड को या वार्ड को, आप पेरेंट हो या गार्डियन हो, जो भी 6 से 14 साल का बच्चा है उसे स्कूल भेजना है। तभी देखो पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, इसलिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के लिए ये ड्यूटी ऐड करी गई थी, ठीक है। 51A, वो तो मेरे नोट्स में से था, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इट शैल बी, देखो ऐसे शुरू होता है आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से पढ़ दूं, रिवाइज हो जाएगा, दो बार सुनोगे दिमाग में बैठेगी कि कौन सी है कौन सी नहीं है, तभी पेपर में सही करके आ जाओगे। एक तो वो चार्ट था जो मैं बता रहा था कि उस पेज में सब कुछ था ना रिवीजन वाला, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, और कौन सी है कौन सी नहीं है बस इतना याद रख लो प्रीलिम्स के लिए। मेंस में तो आंसर स्ट्रांग बनने के लिए लिख कर आओगे, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा आंसर में, तो ठीक है। आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया,
to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildfire, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Who is the parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years. ठीक है, अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. मेंस के लिए तो फिर लिखनी है, आंसर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिखनी है. अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं. वोटिंग एंड पेइंग इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी. देखो मैंने सारी बता दी कौन सी है कौन सी नहीं है, वो तो आपको ध्यान रखना है. पर ये जो पेज है जहां पे यूपीएससी फंसा सकता है वो बताना मेरी ड्यूटी है. तो मैं बता रहा हूं कि वोटिंग एंड पेइंग इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज. पेइंग इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो रेट पड़ जाएगी, है नोटिस आ जाएगा, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएंगी ना. तो जो काम करने के बदले लीगल फॉर्मेलिटीज हो रही है तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना. पेइंग इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. अब वोटिंग पे बात आती है, क्या वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी है? देखो जब ये बनी थी ना फंडामेंटल ड्यूटीज, जब स्वर्ण सिंह का तो कुछ कुछ ऐसा भी, स्वर्ण सिंह जी का तो कुछ कुछ कहना ऐसा भी था कि हमें लीगल ऑब्लिगेशंस लेने चाहिए, मतलब जस्टिसेबल होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज. पर उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने मना करा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी एजुकेशन लेवल्स वीक है हमारे देश के. ठीक है, एक ड्यूटी सजेस्ट ये भी करी गई थी कि वोटिंग को भी बना देना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी, जिससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुए. पर अगर वोटिंग कंपलसरी कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी वैसे ही आपको फोर्स करा जा रहा है ना, तो डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग हुई? ठीक है, वोटिंग इज द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वोटिंग ना ही लीगल ऑब्लिगेशन है ना ही फंडामेंटल ड्यूटी, कंफ्यूज नहीं होना. वोटिंग सिर्फ एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वोटिंग लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वोटिंग फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, याद रखना है. देखो कुछ कोर्ट केसेस भी अपन पढ़ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड. देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सब कुछ ही इंक्लूड करूंगा, मैं कुछ भी क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है ना ऐसे आपके लिए वीडियो बनाना, तो मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करूंगा. फंडामेंटल ड्यूटी भी कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसे बेस्ट करो, तभी तो देश तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत. फंडामेंटल ड्यूटीज वाले केस ये हैं. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस. इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट. एमसी मेहता वाले केस में जजमेंट यही आया था, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था, कि ये ड्यूटी है एवरी सिटीजन की टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट. देखो केस का नाम याद रख लो, ये प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, ये मेंस में आएंगे. कि आपको कहीं कोट करना है ना, क्लीनलीनेस से रिलेटेड आंसर बनाना है या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड आंसर बनाना है, तो आप कोट कर सकते हो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004. कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने बोला था, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट. आपका आंसर बनेगा स्ट्रॉन्ग. ये केसेस कहीं पूछेंगे नहीं आपसे, आप वैल्यू एडिशन के लिए इनको लिख सकते हैं. अब वैल्यू एडिशन का भी हम यही पढ़ाएंगे क्योंकि हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा रहे हैं. फिर एक केस था एम्स स्टूडेंट वर्सेस एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स. एससी क्लैरिफाइड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल. ठीक है, अब जैसे कहीं मेंस में सवाल आ जाए फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल है या नहीं, तो आप ये एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स का 2001 का केस भी लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देके क्लैरिफाई करा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है, बट कैन बी प्रोमोटेड थ्रू लॉस एंड स्टेट एक्शन. Citizens are expected to act in a way that does not affect national interest, harmony और discipline. वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा हो जाएगा, सीधा नंबर बढ़ जाएगा, 1.5-2 नंबर बढ़ जाएंगे. ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है.
फिर एक सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी केस आया था 2022 का, ये रिसेंट ही है। सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द रोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन एंश्योरिंग जस्टिस। कहीं ऐसा आ जाए ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये अभी भी वैल्यू रखती हैं अपनी सोसाइटी में, तो आप सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 का केस लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज करा था द रोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन एंश्योरिंग जस्टिस। तो ये तीनों केस आपके मेंस का आंसर बहुत स्ट्रांग बना देंगे। और अगर कहीं भूला बिसरा प्रीलिम्स में हार्ड बनाने के लिए अजीब सा होता है ना, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी को बोलते हैं, तो उसमें अगर पूछ लिया कि सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। अनप्रेडिक्टेबल को अपन प्रेडिक्टेबल बना रहे हैं, यही है अपना काम। आइए सवाल करिए, आसान से सवाल है, आप कर लेंगे। Which of the following statements is are true of the fundamental duties of an Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. कहाँ है, ये तो नॉन एनफोर्सेबल है ना। तो नॉन एनफोर्सेबल है तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होगा इनको एनफोर्स कराने का, गलत। फिर दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, नहीं, दोनों गलत है, डी है आंसर। In the context of India, which one of the following is the correct relationship between right and duties? Rights are correlative with duties, rights are personal and hence independent of society and duties. Rights, not duties, are important for the advancement of the personality of the citizen. ड्यूटीज कितनी अच्छी अच्छी दिखी, साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करने को बोला था ना, तो ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। अरे स्टेबिलिटी राइट से तो रिलेटेड है, सीडी तो सीधे गलत हो गए। बी क्या कहता है, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, गलत है। ए ज्यादा सही लग रहा है ना, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। देखो प्रीलिम्स के ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, ये कोई कोचिंग आपको नहीं बताएगी, ये ऐसे ही आएंगे, सारे नए ही लगेंगे, तो आपको अपना माइंड डेवलप करना है कि आप ये कर पाए, रटने से नहीं होंगे, ये डीप अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। हर ऑप्शन को पढ़ें, दो तीन तरह से सोचें कि राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, कि ड्यूटीज से पर्सनालिटी एडवांसमेंट नहीं होती क्या सिटीजंस की, नहीं, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बढ़ती है, तो पर्सनालिटी एनहांस होती है। सी गलत है, ऐसे ही आपको करने हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। सही जा रहे हैं मेरे। हाँ तो देखो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब मैं वो सवाल बना देता जो मैंने अच्छे से पढ़ा रखे हैं तो मतलब नहीं है, तो मैं पीवाईक्यू ही बता रहा हूँ। अब मैं बोल दूं क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसे एमसीक्यू बनाने को तो मैं 100 एमसीक्यू बना दूं, पर उनका सेंस है अजी, सेंस ही नहीं है। अब मैं पूछ लूं कौन सी कमेटी से आई थी फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो सब नॉनसेंस बातें नहीं करनी, अपन समझदारी से पढ़ाई करें, समझदारी से पढ़ाई करेंगे। देखो एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करें। इस चैनल की पोस्ट पर जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसकी पोस्ट पर जाएं, वहां से आपको पता चलेगा कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है हमने, आप उस पे अपने आंसर लिखकर भेजें, मैं वैलिड करके भेजूंगा, फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट मेड एनफोर्सेबल बाय अ रिट ऑफ कोर्ट लाइक द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है ना एनफोर्सेबल, बस वही बात करी जा रही है, बट दे आर फंडामेंटल टू द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। पर वेल बीइंग के लिए है जरूरी, सोसाइटी मतलब वो यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी बनी रहे, साइंटिफिक टेम्पर बना रहे, एनवायरनमेंट क्लीन से रिलेटेड थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी, तो ये जरूरी तो है पर ये एनफोर्सेबल नहीं है। तो बस इसी का एग्जामिन करके 250 वर्ड्स में लिखें और मेरे को बताएं, मैं इवेल्युएट करूंगा। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर बताएं, और वो फ्री मेंटरशिप में तुरंत ज्वाइन करें, तुरंत तुरंत तुरंत। थैंक यू।